नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पेरियोडेंटिस्ट इम्प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद साहू जी से। और साथ ही ये विक्टोरिया जिला अस्पताल जबलपुर के दंत रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सी टाइम्स का मैं बहुत आभारी हूँ और सी टाइम्स के व्यूअर उनको भी बहुत बहुत नमस्कार कि आज मुझे ये मंच दिया ताकि मैं दंत चिकित्सा में क्या क्या आयाम है शुरू से लेकर आखिरी तक आपको एक संक्षेप में बता सकूं, ताकि जिस कारण से लोग अवेयर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दंत चिकित्सा के साथ साथ ओरल हेल्थ का भी ख्याल रख सकें। मान के चलिए ये मुख्य एक द्वार है आपका, जो कि आप जो कुछ भी बताते हैं, बात करते हैं और खाते हैं, उसके थ्रू ही सब कुछ अंदर जाता है और आप कैसे इन रोगों से बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, आज इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। जी बिल्कुल। ये बताइए सबसे पहले कि मॉर्निंग और नाइट में ब्रश करने का रूटीन तो आजकल सभी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी को मुंह की दुर्गंध की समस्या बनी रहती है। तो ऐसे में मुंह की सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए? अ, देखिए रचना जी, क्या है कि यहाँ पर हमारे भारत में सुबह और शाम को जो ब्रश करते हैं उनका अगर प्रतिशत देखें तो अभी भी बहुत कम है, कम है जी। बहुत ही कम है। जी। कंपेयर अगर हम करें बाकी यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिकन कंट्रीज से, तो सबसे पहले तो हमको अपने जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू हमको इससे जागरूक करना चाहिए लोगों को। और दूसरा, आप जैसे आपने पूछा कि दुर्गंध क्यों आती है, देखिए दुर्गंध के कई कारण हो सकते हैं। मरीज को बहुत सारी सिस्टमिक बीमारी, जैसे हो सकता है कि उनको लिवर की प्रॉब्लम जी। हो सकता है उनको किडनी की प्रॉब्लम हो सकता है उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो। जी। तो इस तरीके से भी इनकी मुख से दुर्गंध आती है। और मैं आपको बता दूं, ये कुछ आजकल इस पे चल रहा है कि आपकी दुर्गंध से भी आपकी बीमारी, शरीर में कौन कौन सी बीमारी हो रही है, उसको पहचाना जा सकता है। तो रहा सवाल, अगर मरीज स्वस्थ है और मुख से दुर्गंध आ रही है, तो निश्चित तौर पर मानिए कि उसको या तो पायरिया की शुरुआत हो रही है या उसके प्रॉपर जो ब्रशिंग टेक्निक है वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। यानी दुर्गंध आना भी, इसे आमतौर पर हम ऐसे ही नहीं ले सकते, वो भी सीरियस मैटर हो सकता है। जी। तो इतने ऐड सर टीवी पर आते हैं और हर पाउच पैकेट पर लिखा होने के बाद भी लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन कम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इसके दुष्प्रभाव क्या है? देखिए रचना जी, आपको पता होगा कि हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा किया था कि स्कूलों और जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके पास से जितनी भी ये गुटखा जो बेचती हैं दुकानें, उनको वहां से उन्होंने कहा था कि भाई ये 100 मीटर या कुछ उनके थी रेंज थी, उसके दूर रहना चाहिए, जी। ताकि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन पर इसका प्रभाव ना पड़े। आपने पूछा कि इस पे चेतावनी लिखी रहती है, जी। इस चेतावनी को लोग नजरअंदाज करते हैं। और दूसरा एक होता है, इनको लत लग जाती है। जी। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि गुटखा का सेवन इसलिए करते हैं ताकि इनको भूख ना लगे, और एक वो नशे के आदी हो जाते हैं। इसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने एक ओएसटी कॉर्नर चालू किया है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे ड्रग्स से, अगर मान लीजिए जो कि नार्कोटिक ड्रग्स है, जैसे कि तम्बाकू, गुटखा, शराब, जो भी है, इनको अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो उस सेंटर में आ सकते हैं। वहाँ पर प्रॉपरली हमारे पास मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, काउंसलर हैं, जो कि आपको काउंसल करेंगे और इसको लत छुड़ाने में बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करेंगे। दूसरी, जी। कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो कि हमारे अस्पताल में, मतलब जिला चिकित्सालय में फ्री दी जाती है मरीजों को। शुरू में तो आपको अपने हाथ से खिलाई जाती है, सामने ही खिलाई जाती है, ताकि मरीज बाहर ले जाके फेंक ना दे। एक ना दे। जी। ठीक है, इससे धीरे धीरे। और तीसरी चीज ये होती है रचना जी की मन की बिल्कुल, वो शक्ति। तो सबसे अगर बड़ी आपने बात। ठान लिया है कि आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये सब चीजें जो है प्रूवन है कि आपको कोई ना कोई रोग जरूर देंगी। और सबसे बड़ा रोग जो कैंसर है, बिल्कुल। और एक बार अगर इंसान को कैंसर हो जाए तो वो मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा टूट जाता है। जी तो बिल्कुल। हमको इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप विक्टोरिया जिला अस्पताल में दंत रोग विशेषज्ञ हैं, तो क्या-क्या सेवाएँ आप प्रदान कर रहे हैं? विक्टोरिया जिला चिकित्सालय में इस समय, मैंने 1999 में मैंने तब ज्वाइन किया था। जी। तो मुंबई से अपना कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में मैं डिप्लोमा करके आया था। उस समय और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर हो गया है।
उस समय दंत चिकित्सा बस एक तरीके से आप मान लीजिए कि उभार पे था। तब मैं आया था अपने जिला चिकित्सालय में, तो उस वक्त एक डेंटल चेयर हुआ करती रही, कुछ औजार हुआ करते रहे, जी और वो भी चेयर भी जो आजकल आप इतनी सुंदर चेयर देखते हो उस तरीके की नहीं होती थी, जी एक जी। सिंपल चेयर होती थी। हम्म, मैंने अथक प्रयास किया। उस समय जो तत्कालीन सीएमएचओ और सिविल सर्जन थे उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया, जी क्योंकि फंड की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने हमें भरपूर सहयोग किया, खरीदारी में भी सहयोग किया। इस अकॉर्डिंगली हमने सबसे शुरू में तो जो हमारे मरीज आते थे बहुत दर्द में, उनका हमने दांत निकाल के उनको कम से कम दर्द से निवारण शुरू किया। जी। फिर धीरे धीरे हमने उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट चालू किया, ताकि उनको उनका दांत हम बचा सकें। तीसरी चीज सबसे बड़ी हम जो कामयाब थी कि जो एक्सीडेंट में मरीज आते थे हमारे पास, जी जिनके कि ऊपर नीचे के जबड़े टूट जाते थे, उनके साथ बहुत दिक्कत होती थी कि जिला चिकित्सालय में ऐसा कोई था नहीं जो उसको ठीक कर सके, और मेडिकल कॉलेज में भी उस समय इतना ज़्यादा आपका एडवांस ट्रीटमेंट नहीं था। उसको मैंने वहाँ पर चालू किया, उससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। मैंने वहाँ पर फ्रैक्चर जो भी होते रहे ऊपर नीचे के जॉज उनको जोड़ना शुरू किया। उस समय हमारे पास अस्पताल में जो हमारे जनरल सर्जन्स थे उन्होंने मेरी सहायता करी बहुत, जो एनेस्थेटिस्ट उन्होंने भी सहायता करी, और भरपूर सहायता मिली मुझे, भरपूर लोगों का समर्थन मिला। इस कारण से वहाँ पर मैं आज की डेट पे मैं बता देता हूँ कि हमारे जिला चिकित्सालय में रूटीन, जिसको हम बोलते हैं अक्कल दाढ़ की सर्जरी, जी वो हम रूटीन कर रहे हैं। एक्सीडेंट में दांत टूट गए हैं उनको वापस हम कोशिश करते हैं, जबड़ा जी टूट गया जोड़ने की। जी तीसरी चीज, वहां पर हम जो मरीज आते हैं जिनको कि इनिशियली देखा जाता है कि इनको फिलिंग की जरूरत है, तो हम फिलिंग कर रहे हैं, वहां पर कॉस्मेटिक फिलिंग्स चालू है। चौथी चीज, हम पायरिया का इलाज कर रहे हैं वहां पर। पांचवी चीज, हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जी। और हमारी कोशिश है कि आगे हम इसको और एडवांस करें। बिल्कुल। जैसे जैसे सरकार हमारी सहयोग करेगी, हो सकता है आगे आने समय हम लेजर भी ले लें वहां पर, तो उससे लेजर से भी हमारा इलाज शुरू हो जाएगा। जी। जब से आपने ये पद संभाला है तो विक्टोरिया हॉस्पिटल में क्या-क्या बदलाव आप चाहते थे इसके अलावा जो भी आपने बताए? और क्या बदलाव आपने अब तक किए हैं? देखिए, बदलाव तो जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, पढ़ के नई नई विधाएं लेके आते आते हैं, जी, बदलाव तो आते ही हैं, निश्चित तौर पे बदलाव आते हैं। मैं जब पढ़ के आया था तो मैं भी एडवांस्ड कुछ करके आया था, तो उस तरीके से मैंने वहाँ काम शुरू किया था। जी, लोगों को जागरूक किया था सबसे पहले। उस समय कैंप भी मैंने बहुत करे थे अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में। बाकी गाँव में भी बहुत सारे कैंप किए थे कि लोगों को अवेयर कर सकें हम। और बदलाव यही है कि 99 से लेके अभी तक आप एक बार आइए, जी, आप जिला चिकित्सालय में दंत रोग डिपार्टमेंट में आइए, आप खुद महसूस करेंगे कि कितना बदलाव आ चुका है। जी, बिल्कुल। ये बताइए कि दाँतों में पाई जाने वाली आम बीमारियाँ कौन-कौन सी होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? अ, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। रचना जी, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, जी, इस समय चॉकलेट का काफ़ी ज़्यादा चलन हो गया है। बिल्कुल। मतलब आप चॉकलेट, क्या होता है, चिपचिपा होता है, जी, जो कि जाके दांत में फंस जाता है, चिपक जाता है। और जैसे ही दांतों में चिपकता है, लोग प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, तो उसमें से एसिडिक पदार्थ निकलता है, जो कि हमारे दांत को धीरे 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 खोखला, रफ, क्षरण करता है। जी। तो वहां पर रफनेस आ जाती है। रफनेस आने के कारण आपका दिन भर में जो भी गंदगी है वहां जाके चिपक जाती है। हुँ, ठीक है, वो साफ नहीं होती है। इस कारण से वहां पर फिर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, और बैक्टीरिया जैसे ही पनपते हैं तो धीरे धीरे वहां कैविटी बनने लगती है, फिर खाना फंसने लगता है, दांत खोखला होने लगता है। तो आमतौर पे 2 या 3 प्रकार की बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है दांतों में। एक तो आपकी पायरिया, जी, दूसरा कैविटी। अगर इससे हम बच सकें तो स्वस्थ मुख हो जाएगा आपका। बिल्कुल। ये बताइए कि किसी दाँत की बीमारी से शरीर के किसी अन्य हिस्से पर भी असर पड़ता है क्या? जरूर पड़ता है। जी, जैसे? एक बीमारी होती है पायरिया। जी, ये अब एक डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है कि शुगर वाले मरीज को ये छठवीं कॉम्प्लिकेशन होती है। शुगर वाले मरीज में हार्ट प्रॉब्लम होती है, जी, उनका जख्म देर से भरता है, किडनी प्रॉब्लम होती है, ब्रेन प्रॉब्लम होती है, आंख की प्रॉब्लम होती है। छठवीं प्रॉब्लम जो होती है वो होती है पायरिया। ठीक है ना, ये दांत की बीमारी इस पे पड़ती है। क्योंकि कई बार हमने देखा गया है कि हम पायरिया का इलाज करते हैं तो शुगर धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पायरिया से ही कम हो गई है, जी, पर एक कॉज ये भी है।
इस कारण से। ठीक है, दूसरा हार्ट संबंधी, क्योंकि आपके मुंह में बैक्टीरिया बने रहते हैं, वो पदार्थ छोड़ते हैं, जिस कारण से आपका खून गाढ़ा होता है। खून गाढ़ा होता है आपका, ये जो बैक्टीरिया है वो आपके खून में साथ में चलते हैं, वो जाके हार्ट में बैठते हैं, धीरे धीरे वो आर्टरीज जो रहती है, मतलब हार्ट की जो नसें रहती है, उसको जी, ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करते ठीक है, इस कारण से हार्ट में प्रॉब्लम पड़ती है। तीसरी चीज, आपके लिवर में प्रॉब्लम करते हैं ये बैक्टीरिया। एक्चुअली जितनी भी आप देखिए बीमारी जो दांतों की होती है, ये पैथोलॉजिक होती है। पैथोलॉजिक का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं इसके साथ बैक्टीरिया जुड़े रहते हैं जितने भी। और इस समय अगर हम देखा जाए तो हमारे मुख में अगर हम कल्चर करें तो आज तक करीब करीब 1500 से 1600 प्रकार के बैक्टीरिया मुंह से हम कल्चर कर चुके हैं। हैं। ओ, इतने प्रकार के कीटाणु आपके मुंह में होते हैं। जी, तो अगर आपने साफ सफाई नहीं रखी, आपने प्रॉपरली चेकअप नहीं कराया, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं जाके आपके शरीर में अंगों में जाके बैठते हैं और वहां पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल। और नॉर्मली एक आम जनता की आदत होती है, जब तक कोई बीमारी बहुत ना बढ़ जाए तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। मैं आपको बढ़ा एक बहुत लेते सी हैं बात क्योंकि। बताता हूँ रष्टा जी कि जी, इनफर्टिलिटी भी एक कॉज है। जी, जो कि फीमेल्स में इनफर्टिलिटी होता है, वो भी एक अगर किसी फीमेल्स को पायरिया है तो ये भी एक, पायरिया भी एक इनफर्टिलिटी का कॉज है। हमने कोई स्टडीज करी थी पहले भी जी, कि पायरिया, तब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था पेरिडोंटिक्स में, तो उस समय भी हमने किया था, हमने कल्चर लिए थे सब कुछ। तो हमने देखा कि जो पायरिया के जो कीटाणु हैं वो जो स्त्रियों के योनि में भी पाए जाते हैं वहां पर। ओ, तो इस कारण से इनफर्टिलिटी भी हुआ, या फिर दूसरा जो कि मिस कैरियज, वो भी इस कारण से हो सकता है। तो नहीं, ये सिर्फ मुंह की बीमारी नहीं है, इससे काफी पूरे सारी। शरीर में था। जी, जिसे हम समझते हैं सिर्फ मुंह की बीमारी है। फ्लोरोसिस क्या है, इसके लक्षण और उपचार क्या है? फ्लोरोसिस हमारे पानी में पाया जाता है। फ्लोराइड कुछ जी, जगह पे जबलपुर के आसपास भी, हम्म, जैसे हम बरेला मंडला की तरफ देखें तो फ्लोराइड की जो क्वांटिटी पानी में है वो काफी ज्यादा है। तो लोग तब बोरिंग का पानी पीते हैं। जी, आजकल तो बिल्कुल, सरकार बहुत अवेयर हो गई, आईसीएमआर जो भी है, आईसीएमआर ने बहुत ज्यादा इस पे काम किया है, फ्लोरोसिस पे। जी, और मतलब मैं तो उनको मानता हूँ कि उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतना काम किया है फ्लोरोसिस पे। पानी जब आप बोरिंग का पानी पीते हैं जिसमें फ्लोराइड ज्यादा होता है तो हमारे दांत बनते हैं। तब हमारे दांत, बच्चे छोटे रहते हैं तब जी, दांत बनते हैं, उस समय फ्लोराइड दांत के अंदर जाके भेदे जाता है। ओ, ठीक, तो उस कारण से जो हमारे मिनरलाइजेशन होता है दांत का वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तीसरा, कॉस्मेटिक, आदमी के दांत पीले दिखते हैं जी, तो वो हंसती है। आदमी तो मतलब आदमी औरत कोई भी हो, आजकल तो कॉस्मेटिक का जमाना है, जी, 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 तो बहुत ही अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में यूज करता है कि मेरे दांत इतने पीले क्यों हैं, हम्म, क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। उस समय तो वो जो पानी मिलता है वो पीते हैं, बाद में समझ में आता है कि ये फ्लोराइड ऐसा है। अच्छा, इसका जी, उपचार जो है, चूंकि ये कोई बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक वैल्यू की चीज है, तो इसके जी, लिए विनियरिंग करते हैं हम लोग, दांतों को मास्क कर देते हैं। टूथ कलर्ड के विनियर्स कहलाते हैं, ओके, उससे हम उसको मास्क कर देते हैं। हम्म, तो जितने दांत आपके स्माइल में दिखते हैं, हंसने में दिखते हैं, उतने हम उनके ऊपर विनियरिंग कर देते हैं, तो जी, उनकी स्माइल एनहांस हो जाती है। यही एकमात्र उपचार है। जी। तो ये परमानेंट है या फिर इसे लगाया निकाला जाता है? नहीं, इसको हम लगा देते हैं और सीमेंट कर देते हैं, ओ, और ये इतनी आसानी से निकलता नहीं है। जी, यानी कि एक टाइम के बाद फिर शायद इसको फिर से एक बार रिन्यू अगर कराना होता होगा। जरूरत पड़ी तो हम रिपीट कर सकते हैं। जी, जनरली जरूरत नहीं पड़ती, एक बार हमने अगर बॉन्ड कर दिया है जी। तो जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये बताइए कि जो दांत दर्द में या दांतों की बीमारियों में घरेलू उपचार दादी नानी बताती हैं, तो वो कितने कारगर होते हैं? ये मिथ है, ये काम करते भी हैं या नहीं करते? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम नहीं करते हैं, निश्चित तौर पे करते हैं। सबसे ज्यादा आपने सुना होगा लौंग का तेल, जी, क्लोव ऑयल जो होता है, लौंग का तेल, वो डेफिनेटली आपकी जो नसें रहती हैं उनको सुला देता है, उनको सिलेट कर देता है, थोड़ी देर के लिए पेन कम हो जाता है, ओ, जब तक कि आप दंत चिकित्सक के पास जा सकते हैं। जी, 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 दूसरा, मसाज के लिए बोलते हैं, तो मसाज करने से क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उस जगह पे, तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि घरेलू नुस्खा ऐसा कुछ, उससे कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है, बिल्कुल। तो डेफिनेटली कर सकते हैं।
जी, लेकिन कोई ये टेम्परेरी है, यानी इससे टेम्परेरी आप, ये नहीं परमानेंट नहीं है ये इलाज। टेम्परेरी जी। दांत निकलवाने से क्या आंखों की रोशनी जा सकती है, ये मिथ है या सच है? ये मिथ है। दांत निकालने से कभी भी आंखों की रोशनी नहीं जाती है। नहीं जाती है। पर परंतु जी। अगर आपके ऊपर के दांतों में इन्फेक्शन है और आपके दांत में स्वेलिंग आ गई है, पस पड़ गई है, वो पस जो है आपकी, वो जाके दांत आंखों की नसों को खराब कर सकती है, वो इन्फेक्शन आंखों के कर सकती है। पर दांत निकालने से कभी आंखों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक पूरा का पूरा एक अंधविश्वास है। ओके। तो जैसे अभी हमने पायरिया की बात की है, तो पायरिया की एक मतलब समस्या होती क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है? पायरिया की शुद्ध समस्या जो है दो प्रकार की, एक तो जेनेटिक है जी। और दूसरी जो है आपकी साफ सफाई पे ध्यान ना देना। मुख में आप जो ब्रश करते हैं, डेली जो ब्रश करते हैं, मेरा ये कहना है कि बच्चा, जब बच्चा छोटा है उसका पहला दांत आता है, 6 महीने में पहला दांत आता है, दूध का दांत आता है। जी। तो जो माँ है या जो उसके केयर टेकर है, आजकल फिंगर ब्रश आते हैं, हम्म। आपको पेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उस फिंगर ब्रश से बच्चे के ऊपर साफ कर दीजिए, उससे प्लाक जो है वो निकल जाता है। ये प्लाक अगर हम नहीं निकालते हैं तो ये प्लाक धीरे धीरे, प्लाक हमारे क्या होता है कि एक तरीके की बायोफिल्म होती है। जी। बायोफिल्म का मतलब एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ होता है जो सबके मुंह में बनता है। जी। वो आप बड़े अच्छे टेस्ट है कि आप तब सवेरे उठेंगे और आप अपने जीभ को तब दांतों पे फेरेंगे तो आपको लगेगा कुछ चिकना कुछ जमा हुआ है, है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्लाक होता है, ये प्लाक हम ब्रश से निकाल लेते हैं। जी। ठीक है। ये प्लाक जैसे आप ब्रश से निकालते हैं, ये इमेच्योर प्लाक होता है, रोज ब्रश करते हैं रोज निकलता है। और उसके बाद अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं निकालते हैं जी। तो ये इसके ऊपर प्लाक की जो परत है वो जमती जाती है ओके। और ये रफनेस प्रोड्यूस करती है। इस पे हमारे जो मुख्य सॉल्ट है वो जम जाते हैं। जी। सॉल्ट जम जाते हैं तो ये हार्ड हो जाता है। ये हार्ड होने के कारण इस पे बैक्टीरिया पूरे के पूरे अटैक करता है और आपको एक मसूड़ों में स्वेलिंग बनी रहती है और धीरे धीरे ये मसूड़ों के अंदर जाता है, हड्डी को खत्म करता है। जी। जी। ये आ, पायरिया है। जी। तो इससे किस तरह बचा जा सकता है, क्या इसका? इसका उपचार ये है कि आप अपने दंत चिकित्सक को हर 6 महीने में दिखाएं। जी। अगर उनको लगता है हर 6 महीने में दांतों की सफाई करना है या साल में एक बार सफाई करना है, वो अति आवश्यक है। इससे आप पायरिया रोग से इसी तरीके से बचा जा सकता है। जी। ये बताइए कि अगर एक बार हो जाता है तो पूरी तरह क्यूरेबल है या फिर ये रिपीट भी हो सकता है? पायरिया की 3 स्टेज होती है। जी। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। जी। पहली स्टेज में जनरली हमारी जिंजिवाइटिस कहलाता है, उसमें प्लाक ऊपर ही ऊपर रहता है, उसको हम साफ कर देते हैं, वो 100% रिकवरेबल है। जी। दूसरे स्टेज में जो हमारा टाटर पायरिया है, जी। वो आपके बिल्कुल मसूड़ हड्डी के पास तक पहुंच जाता है। जी। जी। उसको भी हम दांतों की क्लीनिंग करके और हम अपने औजारों से उसको साफ करके उसको भी हम एक तरीके से रिकवर कर लेते हैं। जी। पर तब तीसरी स्टेज जो पायरिया की आती है, उसमें आपका जो पायरिया है वो हड्डी तक पहुंच जाता है और दांतों की चारों तरफ की जो हड्डी रहती है उसको कमजोर करना शुरू कर देता है। आदमी को मुंह से बास आने लगती है, आदमी को ऐसा लगता है कि उसके मुंह से बहुत नमक नमक सा लग रहा है, वो बार बार उसको लगता है कि मैं कुल्ला करता रहूं। रात में कई बार उसकी नींद भी खुलती है, उसको लगता है कि मेरा मुंह बहुत खराब हो रहा है। ये जी। पायरिया की तीसरी स्टेज है। जी। इस दौरान हमको मसूड़ों की सर्जरी करनी पड़ती है ओह। और जहां जहां बोन खत्म हो गई है वहां हमको बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो मसूड़ों की सर्जरी करके भी हम पायरिया से बच सकते हैं। जी। पर जरूरी नहीं है कि पहले स्टेज में हम सर्जरी करें। पहले स्टेज में आप सिंपली आपके दांतों की क्लीनिंग अगर हो जाती है तो रिकवर हो जाता है। जी। एक दांतों का क्षरण, दांत अपने आप घिसते जाते हैं, तो ये एक उम्र का ही प्रोसीजर है कि भाई एक एज के बाद जैसे बॉडी के और पार्ट्स अपना काम उतना अच्छे से नहीं करते हैं, वही एक प्रोसेस है या फिर कुछ अलग, कोई नहीं, बीमारी है? एजिंग इफेक्ट तो बिल्कुल होता है। आप जी। दांत को इस्तेमाल करते हैं, दांत घिसते हैं, सब होता है। पर दांत में रिपेयर की एक क्वालिटी होती है। दांत में 3 लेयर होती है, एनामल, डेंटिन और पल्प। जो बीच में डेंटिन होती है वो रिपेयर करती है अपने आप को। तो क्षरण एक अगर आप बहुत ज्यादा तम्बाकू गुटखा खा रहे हैं तो फिर तो आपको जल्दी एज में जल्दी हो गई। पर ये एक रूटीन प्रक्रिया है, ये एज के साथ साथ आपके दांत को घिसती ही है। जी। 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 ये बताइए कि जो जैसे कि अभी हमने बात की थी, मार्केट में कई टीथ वाइटनिंग के प्रोडक्ट भी आ रहे हैं क्योंकि दांत पीले दिख रहे हैं,
तो ये कितने सेफ हैं? क्या ये इनका कोई साइड इफेक्ट भी है? अगर आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू लेते हैं, मतलब किसी दंत चिकित्सक के थ्रू अगर आप व्हाइटनिंग एजेंट लेते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, जी, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा हमको प्रोडक्ट देना है। पर चूंकि अगर आप ऑनलाइन बुलवाते हैं या कहीं स्टोर से लेते हैं, तो उसमें पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अच्छा दूसरी चीज, आपके दांत की जो ओरिजिनल कलर है उसको हम जी, चेंज नहीं कर सकते। आपके दांतों में जो पीलापन आ गया है, अगर किसी स्टेन के कारण आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, चाय लेते हैं या इस तरीके के पदार्थ लेते हैं जिससे कि दांतों पे स्टेन्स आ गए, जी, डेफिनेटली उसको वो हल्का कर देता है, ब्लीच कर देता है। जी, और बाकी आपका जो ओरिजिनल कलर है उसको कभी वो चेंज नहीं करता। जी, जी, ओके। ये बताइए कि कोरोना के टाइम पे ब्लैक फंगस एक काफ़ी उभर के आई थी बीमारी, तो ये क्यों हुई थी और इसको किस तरह फेस किया आपने? देखिए, ब्लैक फंगस तो बहुत ही भयानक तरीके का था, क्योंकि जी, क्या हुआ था कि कोरोना के समय आदमी की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, जी, तो फंगस ग्रो होता है आपके बॉडी ऑलरेडी। ये जो फंगस है आपके ऑलरेडी आपके बॉडी में रहता है, पर चूंकि अगर आपके बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी डाउन हो गई है, तो ये फंगस कर आपको जो है आपके जनरली जी, जॉज पे, जी, जो आपके नीचे और उसके जॉज पे ये अटैक करता है और वहाँ ओके, की ब्लड सप्लाई खत्म कर देता है। वहाँ की ब्लड सप्लाई खत्म होती है उस जगह की, तो उस जगह पे जो आपके जो बोन है, जो हड्डी है, वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए तो हमको सिर्फ ब्लैक फंगस के लिए तो हमको सिर्फ ऑपरेशन के अलावा और कुछ भी उस पर कोई कारगर नहीं है। हाँ, चूंकि ऑपरेशन के साथ साथ फिर हमको एंटी फंगल ड्रग्स जो होती है, इंजेक्टेबल्स ड्रग्स, उसको भी हमको देना पड़ता है जी, ताकि जी, ये ठीक कर सकें। जी। ये बताइए कि जो परमानेंट टीथ हैं किसी दुर्घटना में अगर टूट गए हैं, तो क्या उन्हें ही वापस अपनी जगह पर लगाया जा सकता है और अगर हाँ, तो कितने टाइम के अंदर लगा लेना चाहिए? साथ ही ये भी कि तब तक फिर उसकी क्या केयर करनी चाहिए? अ, अगर दुर्घटना में अगर आपका दांत निकल गया है, जी, तो निश्चित तौर पे ये लग सकता है। इसको हम बोलते हैं री इम्प्लांटेशन। जी, आप ओरिजिनल जैसे सपोज आप जा रहे हैं, बाई चांस आप किसी दुर्घटना जी, आपकी हो गई है, आपके मुख में चोट लगी है जी, और दांत आपको दिख रहा है आपका निकल गया है, तो आप उसको उठा के जी, आपके पास उस वक्त अगर आपको पानी है तो उसमें पानी में डाल दीजिए, अगर आपके पास कहीं से दूध मिल जाए तो उसमें डाल दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो उसको आप सिंपली एक पानी के धो के और मुंह में भी लेके आ सकते हैं उसमें, पर उसको रगड़िए मत, जी, क्योंकि क्या होता है कि दांत और हड्डी के बीच में कुछ फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स अगर निकल गए तो हमारे लिए री इम्प्लांटेशन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो दांत आपस में जमता नहीं है। डेफिनेटली री इम्प्लांटेशन हम करते हैं, पर हाँ, री इम्प्लांटेशन लाइफ लॉन्ग के लिए तो नहीं होता है, धीरे धीरे उसकी जड़ खत्म होती जाती है। और फिर भी ये देखा गया है कि मैक्सिमम 12 से 15 साल तक वो दांत आराम से चल जाता है। जी, जी, जी। तो जैसे अभी हम लोगों ने ब्लैक फंगस की बात की, तो उस समय सुनने में आया कि कई लोगों के पूरे दाँत या जॉ ही निकाल दिया गया, तो क्या ये सही है और फिर किस तरह और होता है? ज़रूर, जी, ज़रूर, ज़रूर ब्लैक फंगस एक, मैंने आपको बताया कि ब्लैक फंगस उस जगह की ब्लड सप्लाई खत्म कर देती है। जी, तो बोन नेक्रोसिस उसको बोला जाता है, वो चालू हो जाता है। ओके, तो बोन नेक्रोसिस, हमको जितना भी नेक्रोटिक पार्ट है, मतलब सड़ा हुआ पार्ट है, उसको हमको निकालना ही पड़ता है। ओके। निकाले गए हैं निश्चित तौर पे, ताकि वो जो फंगस है वो आगे ना बढ़ सके। हुँ, हुँ, हुँ। और जो भी हुआ है, जितना भी इलाज लोगों का हुआ है, बड़ा अच्छा इलाज हुआ है और काफ़ी लोगों की जान भी बच गई उसमें। ओके, तो वो निकालने के बाद क्या आर्टिफ़िशियल फिर कुछ उन्हें क्या उनको दिया गया? उसके लिए आर्टिफिशियल जॉज बनाए जाते हैं। अम, उसमें प्लास्टिक सर्जन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जी, प्लास्टिक सर्जन्स, जनरली आपकी पाँव की हड्डी होती है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं फिबुला। उसको निकाल के और उससे जॉ बना के लगाते हैं। बाद में उस जॉ पे हम दाँतों को इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक बात है। ये बताइए कि जो टेढ़े-मेढ़े दाँत होते हैं तो अक्सर ब्रिसल्स लगा दिए जाते हैं। तो क्या ये मज़बूती से फिर उतने फिक्स हो जाते हैं दाँत फिर से? और अगर हो जाते हैं तो फिर क्या-क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं फ्यूचर में? अगर आपके दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं, जी, ठीक है? मैं ये बोलता हूँ, अगर आपके दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं और फंक्शनली कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, या कॉस्मेटिकली अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, जी, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको लग रहा है कि कॉस्मेटिक वैल्यू ठीक करनी है आपके, या फंक्शन कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जी, जी। या आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस तौर पे निश्चित तौर पे हमको आड़े-तिरछे दाँतों में ब्रैकेट ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। उसके लिए एक ब्रांच होती है ऑर्थोडोंटिया। ओके, ये बहुत ही स्पेशलाइज़्ड ब्रांच है।
इसके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। वो उनको पता होता है कि हमको कितना प्रेशर लगाना है दांतों में, कितनी देर में उसको मूव करना है, कौन सा तार कब लगाना है, ब्रैकेट किस जगह पे लगाना है, जी और उसमें करीब करीब कितना टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए, दांत को मूव तो हम करते हैं तो जी बड़ी सी टेंडेंसी है कि दांत आपका है थोड़ा सा आगे गया तो उस जगह की हड्डी खत्म होती है, उस जगह पे हम दांत को उतने दिन रखते हैं ताकि जो उसके पीछे हड्डी खत्म हुई है वो वापस वहां बन सके, ताकि दांत वापस अपनी जगह पे नहीं जाता है। जी और ये 100% सेफ है। पर चूंकि आपको तभी सेफ है जब आप किसी स्पेशलिस्ट से काम कराते बिल्कुल। हैं या उस विद्या में जिसने ट्रेनिंग ली हो, जी बिल्कुल। उसी से कराना है आपको। बिल्कुल। एक और समस्या अक्सर देखने में आती है कि ठंडा या गर्म दांतों को लगता है, तो ये क्यों होता है? ठंडा गर्म आपको लगता है डेफिनेटली दो तीन, अगर आपके दांतों में कैविटी है तो हम कैविटी के कारण क्या होता है कि आपके दांतों का स्ट्रक्चर कम हो जाता है तो नस तक बहुत पास जाते हैं। दांतों में एक सेकंड लेयर होती है डेंटिन। जी। जब तक आपके दांतों के ऊपर एनामेल है आपको ठंडा गर्म नहीं लगेगा, हुँ। पर जैसे ही एनामेल अलग होता है उसके नीचे डेंटिन होती है, वो बहुत सेंसिटिव होती है, हुँ। उसमें नर्व फाइबर्स होते हैं। जैसे ही आप ठंडा गर्म लेते हैं तो आपको एकदम से नर्व जो होती है उसके अंदर की इरिटेट होती है और आपको एकदम से वो आपकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि आप वहां से वो ठंडा गर्म अलग कर ले, दांत बच सके। दूसरा, जो बहुत ज्यादा गुटखा तंबाकू खाते हैं जी। उस कारण उनके दांत बहुत घिस जाते हैं, उस कारण से उनको ठंडा गर्म लगता है। तीसरी चीज, अगर आपको मुंह में पायरिया जमा हुआ है, पायरिया है या प्लाक जमा हुआ है, जी। उस कारण से भी ठंडा गर्म लगता है। या बाय चांस कभी आपको चोट लग गई है दांतों में, उस कारण से भी आगे जाके ठंडा गर्म लगता है। जी। तो इसको आपको, अगर आपको मुंह में ठंडा गर्म लग रहा है तो आपको डेफिनेटली इसको दंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए ताकि ये बीमारी जो है वो आगे ना बढ़ सके। जी, बिल्कुल। तो ये बताइए कि भविष्य की आपकी क्या योजनाएँ हैं? मेरा ये है कि स्वस्थ मुख हो ताकि हमारे देश में जो स्वस्थ भारत रहे। मुख ही द्वार है, मैंने पहले भी बोला है। अगर आपका मुख अच्छा है, स्वस्थ है, तो आपके बाकी शरीर के अंग भी स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज, मेरी योजनाएं जो मैं चूंकि दंत विशेषज्ञ के पद पे जिला चिकित्सालय पदस्थ हूँ, जी। तो मेरी ये योजना है कि आगे आने वाले समय में वहां पर मैं इम्प्लांट सर्जरीज कर सकूँ। इसके लिए मैंने पत्राचार किया हुआ है सरकार से, ताकि मुझे जो भी दांतों में इम्प्लांट्स, आजकल इम्प्लांट्स का ज़माना आ गया है। जी। जैसे अगर आपके दांत नहीं है तो हम डायरेक्टली आजकल स्क्रू आते हैं क्योंकि हम बोन में फिट कर देते हैं, उसके ऊपर आप पे कैप लग जाते हैं। तो निश्चित तौर पे मेरी ये योजना है कि मैं जिला चिकित्सालय में इम्प्लांट क्लिनिक चालू करूँ। ओके। तो चलिए जबलपुर के लोगों को काफ़ी बीमारियों से राहत मिलेगी। ये बताइए कि हम चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहें? मैं सबसे पहले तो जो माएँ हैं या केयर टेकर उनको मैं दूंगा व्यू कि आपका तब बच्चा छोटा रहता है, आप उसी समय से बच्चे के दांतों की केयर करना शुरू कर दें, प्रॉपर्ली ब्रश कराएं। बहुत सारे टूथपेस्ट आ गए बच्चों के लिए, ब्रश आ गए हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी, चिपचिपा पदार्थ ना दें। बच्चे हैं, बच्चे तो जी, उन्हें नहीं। कैडबरी चाहिए, मतलब जी। मैं कोई भी चॉकलेट है वो जी, चाहिए ही है बच्चों को, जी, जी। दे सकते हैं आप, उनकी आदत ना बनाएं। और जब भी वो खाने के बाद उनको ब्रश जरूर करा दें। जी। तीसरी चीज, मैं माँ को ये बोलना चाहूंगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, माँ को लगता है कि ये रो रहा है, रात में रोए ना, उसको भूख लग रही है तो बॉटल दे देते हैं मुंह में। जी, बिल्कुल। बच्चे बॉटल से पीते पीते सो जाते हैं, उसकी जो शुगर रहती है वो दांतों में जम जाती है, उस कारण से बच्चों में कैविटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक बार कैविटीज बनने शुरू हो गई, बच्चों को दर्द होता है, वो खाना नहीं खाते हैं। जी। वो खाना नहीं खाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे भूख चली जाए। तो बच्चों में उसमें आगे जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता बननी है, जो स्ट्रांग बनना है, वो वहां से, और फिर माँ परेशान रहती है कि बच्चा खाना नहीं खाता है। बिल्कुल, एक्चुअल में कॉज कुछ और रहता है। तो बिल्कुल। मेरा यही कहना है, और बाकी उसके बाद मेरे अडल्ट जो कि वयस्क हो चुके हैं उनको ये कहना है कि ये नशे से बचें, खासकर तम्बाकू गुटखा का सेवन ना करें, जो बिल्कुल। पान मसाला है उससे ना, उसको जी। सेवन ना करें। और तीसरी चीज, प्रॉपरली 2 टाइम ब्रश करें। और आपके ऊपर निर्भर है कि आप कभी भी किसी भी दंत चिकित्सक से मिलके साल में एक बार अपने मुख का परीक्षण जरूर कराएं। ओके। तो काफ़ी अच्छी जानकारियाँ आपने हमें दी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए
और हमारे धन्यवाद, सवालों के धन्यवाद। जवाब देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे हमारे शहर के जाने माने डॉक्टर अरविंद साहू जी से, जिन्होंने दांतों की बीमारियों के बारे में और दांतों के रखरखाव के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं। उम्मीद करते हैं आप इनसे लाभ ज़रूर उठाएंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।